हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है उसका फोर्थ पार्ट। अब तक हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। उसके फोर्थ पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। प्लेन मिरर से जब लाइट टकराती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे और किस तरफ मुड़ती है ये हम पढ़ चुके हैं। पर अगर कोई लाइट रे स्फेरिकल मिरर पे इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद किस डायरेक्शन में जाएगी, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो लॉज हैं ये इमेज फॉर्मेशन के अंदर काम आते हैं कि अगर आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे दें कि कॉनकेव लेंस के आगे इस जगह पर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी और कैसे बनेगी, उन सब के लिए ये लॉज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप ऐसा कह सकते हैं कि इस चैप्टर का जो बेस है ना, वो इन लॉज में है। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो काफ़ी इजी है। तो चलो हम बात करते हैं पहले कॉनकेव के लिए एक तरफ और दूसरी तरफ हम कॉन्वेक्स को लेकर चलते हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें। अब मान लो हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है, इस तरफ कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये पोल, ये मान लो फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कॉन्वेक्स के लिए पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका जो फर्स्ट लॉ है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई इंसिडेंट होती है, मान लो कि जो इंसिडेंट रे है जो लाइट सोर्स से आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। अब ये मिरर से टकराएगी तो ये मिरर के पार तो जाएगी नहीं, टकरा के वापस इधर आएगी। तो वापस ये कहां से निकलेगी, तो वैसे ये फोकस से वापस निकलती है। पर ऐसा होता क्यों है आज हम उसके बारे में बात करेंगे। कि आपने कई जगह से पढ़ा होगा कि जो लाइट रे पैरेलल आती है वो फोकस से जाती है। क्लियर। अब इसमें होता क्या है कि हमने पढ़ा प्लेन मिरर के अंदर कि जो लाइट रे इंसिडेंट होती है जिस पॉइंट पे होती है उस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल आई। तो इंसिडेंट रे दूसरी तरफ जब रिफ्लेक्ट होती है तो सेम एंगल के ऊपर होती है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। रिफ्लेक्शन किसी भी मिरर में हो या कहीं भी हो, इस लॉ को हमेशा फॉलो करता है कि एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होंगे। और एंगल आई और एंगल आर होते क्या हैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल। तो हमें यहाँ पर नॉर्मल चाहिए, क्या चाहिए। तो क्लास 9th के अंदर एक मैथमेटिकल थ्योरम होती है कि रेडियस जो होती है सर्कमफ्रेंस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है उस एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर। कि मान लो कि अगर कोई सर्कल है जैसे ये लो, ठीक है। तो अगर हम बात करें सर्कल के छोटे से टुकड़े की, अगर मैं मान लो अभी आपको ये कर्व दिख रहा है, ये इसका सेंटर है, इसको मैंने यहां से सेंटर से मिला दिया, ठीक है। तो अगर हम इसका यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन इरेज कर देंगे तो आर्क का एक छोटा सा जो टुकड़ा है वो लगभग स्ट्रेट लाइन दिखता है और रेडियस हमेशा उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। दिख रही है आपको। जैसे अर्थ है, अर्थ कर्व में है, स्फेरिकल शेप में, पर जहां तक हम देख पाते हैं
वो अर्थ के एक आर्क का छोटा सा टुकड़ा है। जैसे मान लो कि ये मान लो बहुत बड़ा आर्क मान लो मैं, ये कर्व है, अगर आप इसको पूरा देखो तो, पर इसका मैं एक छोटा सा टुकड़ा रखूं पीछे, तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखता है। तो रेडियस जो होती है वो हमेशा सरकमफ्रेंस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो अगर हम स्फेरिकल मिरर पे कहीं पर भी इंसिडेंट लाइट रे लेके आ रहे हैं, उस पॉइंट को अगर सी से मिलाएंगे तो आप देख रहे हैं ये दोनों तरफ के एंगल बराबर हो गए, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो स्फेरिकल मिरर पे आपको कहीं पर भी नॉर्मल चाहिए तो आप उस पॉइंट को सी से मिला दो, क्योंकि सर्कल के अंदर रेडियस ही जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो समझ गए, स्फेरिकल मिरर में भी सेम लॉ फॉलो करता है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। फिर हम इसको ज्यादा मॉडिफाई करके एक नया नाम दे देते हैं कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से निकलती है। अब अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होता तो भी सेम ही केस होता। मान लो ये देखो, ये पैरेलल लाइट रे आ रही है, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये टकरा रही है उस पॉइंट को हम क्या करते हैं, जैसे अगर इसको हम सी से मिलाते हैं तो हमारे पास क्या रहता, नॉर्मल आ गया। अब ये सेम एंगल पे दूसरी तरफ वापस जाएगी तो ऐसे लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। तो कॉनकेव के अंदर अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से निकलती है, और कॉन्वेक्स के अंदर अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो ऐसा लगता है कि वो फोकस से पार हो रही है। जैसे अगर आप यहां से इसको देखोगे, अगर आप यहां खड़े हो तो आपको क्या लगता है कि ये लाइट रे कहां से आ रही है, ये फोकस से आ रही है। क्लियर? तो अगर हम इसको लैंग्वेज में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट लो जो है लाइट रेज which incident parallel to the principal axis go through focus after रिफ्लेक्शन। ये तो हो गया कॉनकेव के लिए। अगर आप लो लिखें कि लाइट रेज विच इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गो थ्रू एफ फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो आप इसको पॉज करके, आप अगर आपको कुछ नोट करना हो तो आप पॉज करके कर सकते हैं। और अगर ये सेम लो हम कॉन्वेक्स के लिए लिखें तो हम क्या करेंगे, यहां तक तो सेम रहेगा, यहां पर हम क्या कर देंगे कि इसमें लाइट रे फोकस की तरफ जाती नहीं है, क्योंकि फोकस मिरर के पीछे है और मिरर के पीछे लाइट नहीं जाती, क्योंकि लाइट मिरर को पार नहीं कर सकती। तो हम क्या लिखेंगे, इट सीम्स लाइक
इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इट सीम्स लाइक इट गो थ्रू एफ आफ्टर रिफ्लेक्शन। ऐसा लगता है कि वो फोकस से जा रही है पर वो जाती नहीं है। सेकेंड लॉ जो है, अगर हम इसको उल्टा कर दें, देखो एक चीज का ध्यान रखें कि जब भी आप रे डायग्राम्स बनाएं, मतलब मिरर और ये डायग्राम्स बनाएं कि लाइट रे आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उस पर हमेशा एरो लगाएं कि कौन सी लाइट रे इंसिडेंट है, मतलब जो मिरर की तरफ आ रही है, कौन सी मिरर से टकरा के वापस आ रही है। आपको डायग्राम देख के पता चलना चाहिए कि ये लाइट रे मिरर की तरफ जा रही है और ये मिरर से दूर जा रही है। अगर आपके डायग्राम में एरो मिसिंग है तो वो गलत है। एक और चीज कि अगर हम मिरर के पीछे, मतलब जहां लाइट नहीं जा रही है, वहां अगर हम अज्यूम करते हैं, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि लाइट यहां से आ रही है, तो जो इमेजिनरी लाइट है वो हमेशा डॉटेड होनी चाहिए, है ना, कंटिन्यूअस लाइन नहीं होनी चाहिए कि जहां रियल में लाइट पहुंच रही है वहां पर आपको कंटिन्यूअस लाइट का पाथ शो करना है, और जहां लाइट सिर्फ जाती हुई दिखती है वहां पर आपको डॉट 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 के अंदर रे ड्रॉ करनी है। अगर हम सेकंड लॉ की बात करें, अगर लाइट रे एफ के अंदर से इंसिडेंट हो रही है, जैसे मान लो ये लाइट रे मिरर की तरफ जा रही है, इधर गई, तो वापस कहां से निकलेगी? देखो, अगर ये इंसिडेंट है और ये नॉर्मल है तो इस एंगल में कोई चेंज हुआ? एंगल तो उतना ही डिग्री का है। अगर मान लो ये 30 डिग्री था तो ये भी 30 था, अभी अगर ये 30 है तो उधर वाला भी क्या होगा? 30 होगा। तो अगर कोई लाइट रे एफ के अंदर से होते हुए, मतलब इंसिडेंट के टाइम अगर वो एफ के अंदर से आ रही है और मिरर से टकरा रही है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस आती है। जैसे मान लो एक लाइट रे को बना देता हूं, मान लो ये लाइट रे आ रही है यहाँ पे, ये कहां से आ रही है? एफ के अंदर से आ रही है, तो जैसे ही टकराएगी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो कोई भी लाइट रे कॉनकेव मिरर के अंदर अगर एफ के अंदर से इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। सेम लॉ इधर फॉलो करता है। देखो, अगर मैं यहां चेंज कर दूं, जैसे एंगल आई और एंगल आर था, अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं तो एंगल थोड़ी चेंज होगी। अगर मान लो ये 30 डिग्री का था तो 30 रहेगा। तो सेम अगर इसको आप ढंग से देखो तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि कॉन्वेक्स के अंदर अगर कोई लाइट रे एफ की तरफ जा रही है, मतलब उसकी डायरेक्शन किधर थी? एफ की तरफ, टुवर्ड एफ, पर जैसे ही ये मिरर से टकराई, ये मुड़ने के बाद क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जैसे मान लो ये एक और बना देता हूं, जैसे ये एफ की तरफ जा रही थी, जैसे ही मिरर से टकराई ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। क्लियर? अब इस लॉ को हम उल्टा करेंगे कि लाइट रेज विच इंसिडेंट पहले हम कॉनकेव के लिए लिख लें। सेकेंड लॉ क्या है कि लाइट रे विच इंसिडेंट थ्रू एफ go back parallel to the principal axis. After रिफ्लेक्शन, कि अगर वो एफ के अंदर से आ रही है तो वो टकराने के बाद वापस पैरेलल जाएगी, भले वो किसी भी पॉइंट पे आए। और इसमें अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो अगर यहां पर कॉन्वेक्स करेंगे तो क्या होगा? लाइट रेज विच इंसिडेंट थ्रू एफ। देखो,
यहाँ पर एफ के अंदर से लाइट रे नहीं आ सकती क्योंकि एफ मिरर के पीछे है। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, विच इंसिडेंट टूवर्ड्स एफ, मतलब जिसकी डायरेक्शन एफ की तरफ है। आगे की लाइन सेम ही रहेगी, गो बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये हमारे पास दो लॉज हो गए। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ की, है ना। इसको आराम से आप पॉज करके इरेज कर, सॉरी नोट डाउन कर सकते हैं। आप बिल्कुल साफ सुथरे और ढंग के अगर नोट्स बनाए हैं, है ना, तो आपको बार बार वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, आपको ढंग से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम थर्ड लॉ की। इसमें क्या होता है, ये मान लो पोल, फोकस और सेंटर करेगा, और इसके अंदर ठीक है। अगर मान लो कोई लाइट रे सी के अंदर से आती हुई इंसिडेंट होती है, मान लो ये आ रही है, ठीक है। अगर इसकी डायरेक्शन सी के अंदर से है, इसको ऑर्डर से बनाए तो कर देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि सी से होकर जो भी लाइट है मिरर से टकराती है वो मिरर पर परपेंडिकुलर होती है, क्या होती है। और हमने रिफ्लेक्शन के लॉज में पढ़ा कि जो लाइट है परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है, मान लो कि नॉर्मल के साथ जिस एंगल पे आती है, अगर 10 डिग्री पे आई तो इधर भी 10 डिग्री के ऊपर वापस जाएगी, अगर 1 डिग्री पे आई तो वापस 1 डिग्री पे जाएगी। पर अगर कोई लाइट है परपेंडिकुलर आके मिरर से टकराती है तो वापस सेम पाथ को फॉलो करती है, क्योंकि वो खुद नॉर्मल है, उसका नॉर्मल के साथ एंगल क्या जाएगा। अगर कोई लाइट ऐसे आ रही है तो 0 डिग्री पे आएगी तो वापस 0 डिग्री पे जाएगी। तो सी से होकर आने वाली हर लाइन या हर लाइट रे स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है, तो वापस सेम पाथ को फॉलो करती है, क्योंकि ये इस जगह पर नॉर्मल है। क्लियर। अगर मान लो कहीं पर भी लाइट आ रही है, जैसे ये खुद अगर इसके ऊपर लाइट आ रही है ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ऐसे जाएगी और वापस ऐसे ही वापस आएगी, क्योंकि ये सी के अंदर से जा रही है। सी से आने वाली हर लाइट स्फेरिकल मिरर पे परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर लाइट अपने पाथ से डिफेक्ट नहीं होती, उसी पाथ पर वापस जाती है। सेम अगर इधर इधर कर दो, मान लो ये मान लो इधर से, अगर कोई लाइट है जिसकी डायरेक्शन सी की तरफ है, मिरर कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, सी से आने वाली लाइट या सी की तरफ जाने वाली लाइट मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर ही होती है, तो ये भी वापस अगर परपेंडिकुलर टकराई है तो सेम पाथ को फॉलो करती है। कि अगर ये भी लाइट है, मान लो अगर यहाँ पर कोई लाइट आई और मिरर से टकराई तो वापस इसी पाथ पे आएगी, अगर उसकी डायरेक्शन टुवर्ड सी है या वो सी से होके आ रही है। इसको हम क्या लिखेंगे थर्ड लॉ को, लाइट रेस ये कॉनकेव के लिए ना, लाइट रेस विच इंसिडेंट थ्रू सी
go back on same path after रिफ्लेक्शन। अगर कोई लाइट रे सी से होते हुए आ रही है तो सेम पाथ को फॉलो करती है। अगर यहाँ कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंसिडेंट थ्रू सी की जगह यहां पे आ जाएगा टूवर्ड सी, क्योंकि सी मिरर के पीछे है तो लाइट वहां तक नहीं जा सकती। ये हम 3 लॉज पढ़ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं चौथा लॉ। फोर्थ लॉ में क्या होता है, हटा दीजिए इसको, ढंग से आप पॉज करके नोट कर लेना। फोर्थ लॉ के अंदर क्या होता है कि लाइट रे अगर पी पे इंसिडेंट होती है ठीक है, अगर कोई लाइट रे पी पे इंसिडेंट हो रही है, मान लो यहां पे आ रही है, इस पॉइंट के ऊपर लाइट है इंसिडेंट हो रही है, तो वापस कहां जाएगी। अब इस पॉइंट के ऊपर हमें परपेंडिकुलर डालना है जो सी से आता है, और प्रिंसिपल एक्सिस खुद यहां पे पहुंच रही है सी से आती है, तो ये हो गया अपने पास एंगल आई, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस यहां पर नॉर्मल का काम करती है, और रिफ्लेक्शन के लॉ के हिसाब से एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब दूसरी तरफ वो सेम एंगल के ऊपर वापस निकल जाएगी। समझ गए कि अगर P पे आ रही है तो P को हम C से मिला देते हैं, जो काम ऑलरेडी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कर रही है। इसमें भी सेम का सेम ही है कि अगर कोई लाइट रे P पे आ रही है तो यहां पर भी ये प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो ये एंगल आई, और दूसरी तरफ एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये सेम लॉ को फॉलो करती है। तो फोर्थ लॉ में क्या लिखेंगे हम, ये दोनों के लिए सेम है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए। इफ लाइट रे इंसिडेंट ऑन पोल P, then go back making same angle with principal axis on other side। अगर मान लो ऊपर आ रही है तो नीचे जाएगी, नीचे आ रही है तो ऊपर जाएगी। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर, ये हम 4 लॉज पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो चैप्टर का आगे का जो पोर्शन है वो इन 4 लॉज के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको ये 4 लॉज आएंगे तो आप आगे पढ़ पाएंगे, इसलिए इनको काफी